नमस्कार। हाउसवाइफ स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आचार्य चतुरसेन द्वारा लिखी गई एक कहानी। कहानी का नाम है कहानी खत्म हो गई। यह कहानी एक असहाय विधवा के पतन की दर्दनाक कथा, जिसे नीचे धकेलने में समाज ने चेष्टा की, परंतु पाप और अपराध की गठरी उसी के सिर बंधी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। चाय आने में देर हो रही थी और मेरा मिजाज गर्म होता जा रहा था। आप तो जानते ही हैं, मैं इंतजार का आदी नहीं, फिर चाय का इंतजार। मेजर वर्मा ने यह बात भाप ली। उन्होंने एक हिट दिया, बोले, चौधरी, उस औरत का फिर क्या हुआ? क्षण भर के लिए चाय पर से मेरा ध्यान हट गया। एक सिहरन सी सारे शरीर में दौड़ गई, जैसे बिजली का तार छू गया हो। मैंने चौंक कर मेजर की ओर देखा, पर जवाब देते ना बना, बात मुंह से ना फूटी। अजीब बेचैनी मैं महसूस करने लगा। लेकिन मेजर वर्मा जैसे अपने प्रश्न का उत्तर लेने पर तुले हुए थे। वे एकटक मेरी ओर देख रहे थे। प्रश्न का मेरे ऊपर जो असर हुआ था, उसे मित्र मंडली ने भाप लिया। वे लोग अपनी गपशप में लगे थे, पर विंग कमांडर भारद्वाज ने हंसकर कहा, कौन औरत भाई? उसमें हमारा भी शेयर है। भारद्वाज की हंसी में न मैंने साथ दिया, न मेजर वर्मा ने। वर्मा की उत्सुकता उनकी आंखों से प्रकट हो रही थी। मैं उनकी आंखों से आंख ना मिला सका। आप ही मेरी आंखें नीचे को झुक गईं। मैंने धीरे से कहा, मर गई। मेजर को छाती में जैसे किसी ने घूंसा मारा। उन्होंने एकदम कुर्सी से उछल कर कहा, अरे कब? कल सुबह, मैंने धीरे से कहा। मित्र मंडली की गपशप एकदम बंद हो गई। वे सब मेरी ओर देखने लगे। वातावरण एकदम गंभीर हो गया। मेरे चेहरे पर जो वेदना की रेखाएं उभर आई थीं, उन्होंने सभी को अभिभूत कर दिया। सबसे अधिक फील किया मिसेस शुक्ला ने। उन्होंने मेरी ओर खिसक कर अपने नंगे कंधे मेरे कंधों से छुआ दिए। फिर धीरे से पूछा, कौन थी? थी एक गहरी सांस लेकर मैंने कहा, क्या बीमार थी? बीमार कोई और था, लेकिन मर गई वह। मेरा जवाब असाधारण था और मैं एकाएक उत्तेजित होकर असंयत हो उठा। मेजर भी जैसे मेरे जवाब से जड़ बन गए थे। इसी से इस औरत के संबंध में सभी की जिज्ञासा जाग गई। वेटर कप चाय रख गया, इसका ज्ञान भी हम में से किसी को नहीं हुआ। भारद्वाज ने कहा, यह तो बहुत ही सीरियस केस मालूम पड़ता है। मेजर वर्मा ने बीच में ही बात पकड़ ली। उन्होंने कहा, सीरियस होने में क्या शक है, लेकिन हुआ क्या? क्या पूरा ही किस्सा सुना दूं? मैंने कुछ दर्द भरे स्वर में कहा। मेरे कहने का ढंग शायद कुछ प्रभावशाली था। सभी मेरे मुंह की ओर देखने लगे। भारद्वाज ने कहा, जरूर, पूरा ही किस्सा सुनाइए। मिसेस शर्मा ने चाय का प्याला तैयार किया, मेरी ओर बढ़ाया, कहा, लीजिए, एक सिप लीजिए। मैंने 2 सिप लिए और प्याला एक और टेबल पर रख दिया। फिर मैंने कहा, आप लोग समझते होंगे ज्यादातर ट्रेजेडी शहरों में होती है, क्योंकि वहां संघर्ष है, दिमाग है, कानून है, रुपया है और शान है। सब चुपचाप सुनते रहे। मैं आगे क्या कहना चाहता हूं, इसी पर सबका ध्यान केंद्रित था। मैंने कहा, लेकिन हमारे देहातों में भी कभी ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है जो मनुष्यता और सभ्यता को एक करारा चैलेंज देती है। वहां रुपया नहीं है, दिमाग नहीं है, कानून नहीं है, शान नहीं है, केवल दिल है। कमांडर भारद्वाज उछल पड़े, जोर जोर से बोले, अरे यार, तो यह कोई दिल वाला मामला है, तब तो मैं जरूर सुनूंगा। उन्होंने सिगरेट का एक गहरा कश लिया। भारद्वाज का यह गुंडा जैसा टोन मुझे पसंद नहीं आया। वास्तव में मेरा मूड कुछ दूसरा ही था। मैंने एक व्यंग बाढ़ छोड़ा, कहा, क्यों नहीं, आप दिल फेंक जो ठहरे, पर यह कहानी दिल वालों की है। भारद्वाज उतर गए।
पर झेप की हंसी हंसते हुए बोले, सुनाओ यार, यहाँ दिलवाले भी बैठे हैं। और एक सिप चाय का लिया। फिर मेजर वर्मा की ओर मुखातिब होकर कहा, आपने तो उसे पुलिस की हिरासत में ही देखा था ना? मेजर ने कहा, जी हाँ। ओह, उस दिल हिला देने वाले वाकये को तो मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। खासकर वह घटना जब पुलिस के अफसर ने तरबूज की मिसाल देकर वह झोला मेरे सामने उलट दिया था। तौबा तौबा। मिसेस शर्मा एकदम बौखला उठी। बोली, अजय पहेली ना बुझाइए, किस्सा सुनाइए, हुआ क्या? मेजर की आंखें भय से फटी फटी रह गईं, जैसे अभी भी वे इस झोले से बाहर हुई चीज को देख रहे थे। मैंने उन्हीं को लक्ष्य करके कहा, उस वक्त तक भी पूरा किस्सा मुझे मालूम न था। सारी बातें तो पीछे मालूम हुई, पर तब तो वह मर चुकी थी। अपने पर शर्मिंदा होने और अफसोस करने के अलावा हम कर ही क्या सकते थे। बहुत देर तक मेरे मुंह से बात न फूटी। कितनी ही बातें कल्पना और सत्य की मेरे मानस नेत्रों में नाच उठी। सच पूछिए तो मैं अभी तक उस घटना से मर्माहत ना था। अभी एक दिन पहले ही की घटना थी, घाव ताजा था। इस क्षण उसकी वे आंखें, आंखों की वह वेदना, निराशा और सारी ही मानव सभ्यता को धिक्कार करने का संदेश जो मृत्यु के समय उसके निस्पंद होठ दे रहे थे, मेरे नेत्रों में आ खड़े हुए। मेरा कंठ रुक गया। मिसेस शर्मा बहुत विचलित हो गईं। उन्होंने कहा, जाने दीजिए, यदि आपको वह किस्सा सुनाने में तकलीफ हो रही है तो मत कहिए, आप चाय लीजिए। उन्होंने एक ताजा प्याला तैयार करके मेरे आगे बढ़ाया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं और उद्वेग तथा भावावेश से उनका हृदय आंदोलित हो रहा था। यह स्पष्ट दिख पड़ता था। प्याले की ओर मैंने आंख उठाकर भी ना देखा और मैंने किस्सा कहना शुरू किया। वह हमारे ही गांव की लड़की थी। उसका बाप हमारी जमींदारी में सर्वहारा था। बूढ़ा और भला आदमी था। हमारा ग्रामीण जीवन शहर के जीवन से सर्वथा भिन्न होता है। आप कदाचित उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सब छोटे ऊंच नीच एक पारिवारिक भावना से रहते हैं। ना जाने कब से संभवतः आदि युग की यह परिवार भावना हमारे गांव में अब तक चली आ रही है। सुनते हैं कि प्राचीन काल में जब नगर नहीं थे, सभ्यता नहीं थी, जीवन अपने में ही केंद्रित था और मनुष्य जीवन संघर्ष को सबसे बड़ा मानता था। आदर्शों की सभ्यता, धर्म, मर्यादा की तब तक उत्पत्ति भी ना हुई थी। तभी से मनुष्य ने ग्राम संस्था स्थापित की। सामाजिक जीवन का वह प्रथम अध्याय था। उसी से मनुष्य ने सामूहिक हितों का सृजन करके समाज संस्था की नींव डाली। ग्राम का अर्थ था समूह। कुछ लोग एकत्र होकर जहां बसते वह ग्राम कहलाता था। आवश्यक नहीं था कि यह ग्राम वास स्थायी हो, वह तो चल ग्राम था। ग्राम का अर्थ स्थान सूचक न था, समूह सूचक था। अतः उस काल मनुष्यों के ग्राम जीवन यापन के संघर्ष से प्रताड़ित घूमा करते थे, यहां से वहां, वहां से यहां। परिस्थितियों ने उनमें सामूहिक हितों की सृष्टि कर दी थी। सुख दुख, लाभ हानि सभी में उनके स्वार्थ एकत्र हो गए और एक ग्राम समूह एक परिवार की भांति रहने लगा। इस परिवार में जाति भेद को स्थान न था। सब वृद्ध पितृतुल्य और सब वृद्धाएं माता और सब युवक युवतियां परस्पर भाई बहन। उनका सबका एक ग्राम था, एक गोत्र था। गोत्र का अर्थ था चारागाह, चरागाह, जहां उनके पशु चरते थे। एक ग्राम का परिचय दूसरे ग्राम के मनुष्यों से इसी ग्राम गोत्र के द्वारा होता था। उसी के नाम से वह ग्राम गोत्र प्रसिद्ध होता था। शताब्दियां बीती, सहस्त्र शताब्दियां बीती, नगर बसे, सभ्यता का विकास हुआ, जीवन के आदर्श बदले, क्रम बदला, समाज बदला, बदलता चला गया। गांव में भी यह परिवर्तन पहुंचा। सहस्त्राब्दियों के प्रभाव से भला गांव अछूत कैसे रह सकते थे। अब गांव स्थान के अर्थ में था, समूह के अर्थ में नहीं। अब लोगों की बस्ती को गांव कहते थे। समाज में अनेक जातियां हो गई थीं।
गंगो गांव में भी अनेक जातियां बसती थीं। हिंदू थे, मुसलमान थे। हिंदुओं में भी ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, जाट थे, अहीर थे, भंगी थे, चमार थे, धोबी थे, नाई थे। समाज की व्यवस्था के अनुसार वे अपना अपना काम करते थे। गांव में किसानों की ही बस्ती अधिक होती है और जो लोग किसान और किसानों के उपजीवी नहीं होते वे शहर में, कस्बे में बसते हैं। उनकी वहां संपत्ति भी है। जमींदार हैं, किसान हैं, उनके खेत हैं, घर-बार है। किसी के कम, किसी के अधिक। कोई रईस है, कोई अमीर। इस प्रकार समाज के संगठन का, व्यवस्था का, राजसत्ता का, कानून का, धर्म का, सभी का युगवर्ती प्रभाव गांव पर पड़ा। उससे उनमें परिवर्तन भी आया है, पर एक प्राचीनतम बात अभी तक गांव में चली आ रही है। वह है परिवार भावना। गांव की बूढ़ी भंगन को भी ब्राह्मण की पतोहू सास कहकर पांव पड़ती है। गांव की प्रत्येक लड़की गांव के प्रत्येक लड़के की बहन और प्रत्येक प्रौढ़ की लड़की है। गांव में सब छोटे बड़ों का संबंध चाचा ताऊ, भाई भतीजा, देवर भाभी, काका ताई आदि पारिवारिक संबंध है। यहाँ तक कि गांव की लड़की जिस दूसरे गांव में ब्याही जाती है, उस गांव का पानी भी ना पीने वाले वृद्ध पुरुष अब भी गांव में जीवित है। यह है हमारे गांव की परिवार परंपरा, शताब्दियों सहस्त्राब्दियों से चली आती हुई। हाँ, तो मैं उस लड़की की बात कर रहा था। वह हमारे गांव की लड़की थी और हमारी जमींदारी के सर्वहारा की बेटी थी। हमारा घर जमींदार का घर था। गांव के सारे ही स्त्री पुरुष हमारी रैयत थे। वे हमारे घर आते जाते रहते थे, स्त्रियां भी पुरुष भी, काम से भी और बेकाम से भी। बाहर पिताजी का दीवान खाना और भीतर जनाने में माताजी का कमरा आने जाने वाले स्त्री पुरुष से भरा ही रहता था। हवेली हमारी बहुत भारी थी। 57 के गदर में अंग्रेज सरकार ने हमारे दादा को 21 गांव इनाम में दिए थे और तभी हमारे दादा ने अपनी हवेली के लिए इतनी जगह घेर ली थी कि उसमें आधा गांव समा जाता था। सस्ते का जमाना था। राज बढ़ई उन दिनों 2-2.5 आना रोज मजदूरी लेते, मजदूर 1 आना। बड़े बड़े मेहराब, मोटी मोटी दीवारें, लंबे लंबे दालान भी आज भला बन सकते हैं। अब तो हम उनकी मरम्मत भी नहीं कर सकते। हवेली वीरान होती जा रही है। अब तो ना हाथी, ना घोड़े, ना रथ, ना बहली। इनके साथ थान वीरान पड़े हैं। अब तो सिर्फ यह मोटर है और हम हैं। मैं असल बात से दूर होकर बहकता जा रहा था। भीतर मेरे रक्त में एक गर्मी सी आ रही थी और जोश में ये सब बातें मैं कहे जा रहा था। एकाएक मुझे ध्यान आया, असल मुद्दे की बात तो पीछे ही रह गई, परंतु सब सन्नाटा बांधे सुन रहे थे। सब जैसे किसी अतीत उदार रचित वातावरण में पहुंच चुके थे। मैंने जरा रुक कर कहना शुरू किया। उन दिनों मैं कॉलेज में लॉ का फाइनल दे रहा था। दशहरे की छुट्टियों में जब मैं घर आया तो पहली बार उसे देखा कहना ठीक ना होगा, मुझे कहना चाहिए पहली बार मेरा ध्यान उसकी ओर गया। इससे पहले बहुत बार देख चुका था। रूखे बिखरे बाल, मैला मोटा ओढ़ना, पुराना घाघरा, नंगे धूल भरे पैर, पर रंग गोरा। लेकिन गांव में ऐसी बहुत लड़कियां थीं। राह बाह में, खेत में बहुधा मिल जाती थीं। मैं तो जमींदार का लड़का था, शहर में पढ़ता था, सूट बूट पहनकर उसके गांव से निकलता था। सो किसी लड़की लड़के की क्या मजाल जो मुझसे बात करे। मुझे देखते ही वह सहम कर पीछे हट जाते थे। जो समझदार होते थे वे सलाम करते थे। सयानी लड़कियां ओट में छिप जाती थीं। छोटी कौतुक से मुझे देखती। इसी से इस लड़की पर भी पहले कभी मेरा ध्यान नहीं गया। पर इस बार की बात जुदा थी। मैं घर कोई 1.5 साल में आया था। पिछली गर्मी की छुट्टियों में यूनिवर्सिटी की टीम कश्मीर चली गई थी। मैं भी उसमें चला गया था, अतः छुट्टियों में घर नहीं आया था। घर में दशहरे की सफाई सजावट की धूमधाम थी। भाभियां घर सजाने में व्यस्त थीं और वह उनकी सहायता कर रही थी। अब उसके बाल बिखरे ना थे, ठीक ठीक बालों की मांग निकली थी। कपड़े सलीके के शहरी ढंग के बारीक और बढ़िया थे।
स्वस्थ तारुण्य उसकी एड़ियों में झांक रहा था। जीवन की ताजगी से वह लहलहा रही थी। जीवन में पहली बार किसी लड़की को मैंने रुचि से देखा था। उसका चेहरा गुलाब के समान रंगीन और आंखें तारों के समान चमकीली थीं। वह हंसती नहीं थी, फूल बिखेरती थी, चलती ना थी, धरती को डगमग करती थी। मैं क्या कहूं, मुझे एक ही क्षण में ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे 10-5 अंगीठियां मेरे अंग में धधक रही हैं और मैं तप कर लाल हो रहा हूं। आग की लपटें मेरी आंखों से निकलने लगी और मैं वहां से लड़खड़ाता हुआ ऊपर कमरे में आकर औंधे मुंह पलंग पर पड़ रहा। मैंने समझा मुझे बुखार चढ़ गया है। इतना कहकर मैं जरा चुप हुआ। बीते हुए दिन एक एक करके नेत्रों में आने लगे, लेकिन कमांडर भारद्वाज बेचैन हो रहे थे। उन्होंने इत्मीनान से कुर्सी पर आसन जमाते हुए कहा, कहे जाओ दोस्त, मामला ठंडा मत होने दो। उन्होंने नई सिगरेट सुलगाई। मैंने आगे कहना आरंभ किया। वह मुझे देखकर लजाई थी, मुस्कुराई थी, भाभी की ओट में छिप गई थी। छिपकर उसने फिर मुझे देखा था। वह सब देखना, मुस्कुराना, छिपना, लजाना सिनेमा की तस्वीर की भांति अनेक बार, 100 बार, 1000 बार तेजी तेजी से आंखों में घूम रहा था। धरती आसमान भी सब घूम रहे थे। बहुत देर तक मेरी यही हालत रही, पर फिर मुझे जरा सी नींद आ गई। जगने पर मेरा मन कुछ शांत हो गया। मुझ में समझ आ गई थी, अभी हृदय मेरा कोरा था, तारुण्य मेरा निर्दोष था। इस प्रथम विकार पर मुझे लज्जा आई। मुझे लगा यह खराब बात है। गांव की सभी बहू बेटियां मेरी बहनें हैं। पिताजी ने कई बार यह कहा है, हम जमींदार हैं, इससे और भी हमारा गौरव बढ़ जाता है। मुझे ऐसा ना सोचना चाहिए। यह मेरी प्रतिष्ठा मर्यादा के सर्वथा विपरीत है। मैं मन ही मन अपने को धिक्कारने लगा और एक बारगी ही उसे मन से निकाल फेंका। लेकिन कहां? पलंग से उठते ही मैं खिड़की में आ खड़ा हुआ और नीचे आंगन में चारों ओर देखने लगा, जैसे कुछ खो गया है। किसे भला? यह मैंने अपने मन से पूछा और जवाब मन ने कहा, उसी को। तो मैं अपने पर बहुत झुंझलाया। वैसे ही कमीज पहने मैं नीचे उतरा और सीधा बाग की तरफ चल दिया। देर तक बाग में और नहर की पटरी पर फिरता रहा। माली से बातें की। मुझे प्रसन्नता हुई कि वह तूफान खत्म हो गया। अब उसकी कभी याद न करूंगा। वाहियात बात पर रात को बहुत देर तक नींद न आई। उसका वह मुस्कुराना, लजाकर भाभी की ओर में छिपकर देखना, वाहियात ये सब खुरापात गंदी बातें हैं। भला इनसे मुझे क्या सरोकार? लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैंने एक मोटी सी कानून की किताब उठा ली और एक कठिन कानूनी नुक्ते पर कुछ रूलिंग्स पढ़ने लगा। लेकिन वहां तो प्रत्येक अक्षर की ओर से वह झांक रही थी, मुस्कुरा रही थी। धत! भारद्वाज जोर से हंस पड़े। मैंने कहा, ठीक है, आप हंस सकते हैं। मेरे दुष्चरित्र और दुराचार का यह प्रमाण जो आपको मिल गया। मैं चुप हो गया और मैंने आंखें बंद कर ली। लेकिन वही तरबूज, एक प्रकार से मैं चीख उठा। मेजर वर्मा ने कहा, रहने दीजिए, बाकी कहानी फिर कभी सुन ली जाएगी। अभी आपकी तबीयत दुरुस्त नहीं है। लेकिन मैंने कहना आरंभ कर दिया। दूसरे दिन मैंने उसे नहीं देखा। यह नहीं कह सकता कि देखना नहीं चाहा, पर मैंने अपने मन को रोकने में कोई कोर कसर नहीं रखी। पर सब बेकार। उसकी छिपी हुई नजरें झांकती ही रहीं, उसके होंठ मुस्कुराते ही रहे। मैंने सुना उसकी सगाई हो गई है और इसी सहलग में उसका ब्याह होगा। दशहरे के दिन मेरा तिलक चढ़ा। वह बहुत धूमधाम से चढ़ा, बहुत धूमधाम हुई। गाजे बाजे, जश्न, दावत, कहां तक कहूं। पिता का सबसे छोटा बेटा था। वे सबसे अधिक मुझको प्यार करते थे। भीड़ भाड़ में एक होकर मैंने देखा, हर बार मुझे प्रतीत हुआ वह मुझको देख रही है। छुट्टियां समाप्त होने पर मैं हॉस्टल में लौट आया। धीरे धीरे वह उन्माद बीत गया। स्मृति अवश्य बनी रही, वह भी धुंधली होते होते छिप गई। अगले वर्ष मेरी शादी हुई।
सुषमा ने आकर मेरे जीवन को एक नया मोड़ दिया। सुषमा जैसी पत्नी पाकर मैं कृतार्थ हो गया। वह जैसी सुशिक्षिता है वैसी ही शीलवती, परिश्रमी और हंसमुख स्वभाव की है। उसके प्रेम, सेवा और विनय से मैं उसमें लीन हो गया। उस लड़की की याद करके और अपनी हिमाकत का विचार करके कभी कभी मुझे हंसी आ जाती थी, पर कभी मैंने किसी से अपने मन का यह कलुष कहा नहीं। परीक्षा पास करके मैं घर पर रहकर जमींदारी की देखभाल करने लगा। खेती और बागवानी का मुझे शौक था, उसमें मैंने मन लगाया। बड़े भाई डिप्टी कलेक्टर होकर बिहार चले गए थे। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मंझले भाई भी केंद्र के शिक्षा विभाग में अंडर सेक्रेटरी हो गए थे। घर पर केवल मैं अकेला रह गया। दिन बीतते गए, 3 बरस बीत गए और ईश्वर की कृपा से सुषमा की गोद भरी। मेरे आनंद का ठिकाना ना रहा। एक दिन बूढ़े सर्वहारा रोते हुए मेरे पास आए। चौधारे आंसू बहाते हुए उन्होंने कहा, बर्बाद हो गया छोटे सरकार, लुट गया। लड़की मेरी विधवा हो गई, उसकी तकदीर फूट गई। मेरी इकलौती बेटी थी सरकार, उसे बेटा बनाकर पाला था, उस पर यह गाज गिरी। बूढ़ा बहुत देर तक रोता रहा। यद्यपि वे सब बातें मैं भूल चुका था, पर स्मृति के चिन्ह तो बाकी ही थे। सुनकर मुझे दुख हुआ। बूढ़े को तसल्ली दी और जब वह चला गया, एक बूंद आंसू मेरी आंख से भी टपक पड़ा। वाहियात बात थी, लेकिन मन का कच्चा तो सदा से हूं। मेरा मन द्रवित हो गया। बूढ़े ने कहा था कि वह उसे यहां ले आया है। तब एक बार उसे देखने की भी लालसा हो गई, पर वह सब बात मन की थी, मन में ही रह गई। महीनों बीत गए। कभी कभी उसका ध्यान आता, दया आती, पर कुछ विशेष आकर्षण न था। सुषमा धीरे धीरे कमजोर और पीली पड़ती जा रही थी। मुझे उसकी चिंता थी। ज्यों ज्यों डिलीवरी का समय निकट आ रहा था, मेरी उद्विग्नता बढ़ती जा रही थी। इन सब कारणों से मैं उस बेचारी विधवा को भूल ही गया। सुषमा के प्यार ने मुझे अभिभूत कर लिया था। सुषमा मेरे जीवन का आधार थी और अब मैं इस प्रकार के विचारों को भी मन में रखना पाप समझता था। मुझे पाकर सुषमा खुश थी। वह देवता की भांति मेरी पूजा करती थी। मिसेस शर्मा एकदम द्रवित हो उठी। उन्होंने कहा, भाई बंद करो, आप सचमुच देवता हैं। आप जैसा पति पाने के कारण मैं तो सुषमा बहन से ईर्ष्या करती हूँ। मैं जैसे चीख पड़ा। मेरे गले की नसें तन गई और मुट्ठियां भीज गईं। मैंने कहा, श्रीमती जी जल्दी अपनी राय कायम ना कीजिए, पूरी कहानी सुन लीजिए। मेरी वहशत और भावभंगी देख मिसेस शर्मा डर गईं। वे फटी फटी आंखों से मेरी ओर टुकुर टुकुर देखने लगीं। मैं इस योग्य न था कि इस समय उनसे अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए क्षमा मांगू। मैंने कहानी आगे बढ़ाई। एक दिन देखता क्या हूं कि वह सुषमा के पास बैठी है। इस समय वह यौवन से भरपूर थी। उस समय यदि वह खिलती कली थी तो आज पूर्ण विकसित पुष्प। परिधान उसका साधारण था, पर स्वच्छता और सलीका जो बहुधा देहात में नहीं देखा जाता, उसकी हर अदा से प्रकट होता था। उसका रंग अब जरा और निखर गया था। अंग भर गए थे और रूप की दोपहरी उस पर चढ़ी थी। अथवा एक ही शब्द में कहूं तो वह इस समय बसंत की फुलवारी हो रही थी। एकाएक मैंने उसे पहचाना नहीं, पर दूसरे ही क्षण जब उसने उठकर हाथ जोड़कर मुस्कुराकर मुझे प्रणाम किया, मैंने उसे पहचान लिया। हाय रे तकदीर, वही मुस्कुराहट, वही चितवन है। क्षण भर को मेरे शरीर में रक्त की गति रुक गई और मेरे पैर कांपने लगे। साहस करके मैंने पूछा, अच्छी हो? तो उसने लाज से सिर झुकाकर सिर्फ जी कह दिया। तो इस कहानी का अगला भाग लेकर मैं फिर आपके सामने कल प्रस्तुत होंगी। आज यहीं तक। तो नमस्कार, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।